चलो इधर अब देखो, शांत रहना। 1.5 घंटे में पूरी बायोलॉजी खत्म करनी, ठीक है, 1.5 घंटे में। और दूसरी चीज़ 1.5 घंटे आज और 1.5 घंटे कल, ठीक है, पूरी बायोलॉजी खत्म। इसमें देखो सबसे पहले अगर मॉडर्न क्वेश्चन पेपर में अगर देखें तो कौन कौन सा क्वेश्चन पूछे गए हैं, शॉर्ट आंसर्स तो आप लोगों को पूरे तैयार होंगे। कुछ क्वेश्चन हम बोलेंगे तो उनको देखना। पहला क्वेश्चन कह रहा है रंध्र की खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। तो रंध्र किसको कहते हैं? रंध्र कहते हैं स्टोमेटा को, ठीक है। उसमें 2 चीज़ें पाई जाती है, एक पाई जाती है फ्लैसिडिटी और दूसरी होती है टर्जिडिटी, ठीक है। तो उसमें फ्लैसिडिटी और जो टर्जिडिटी होती है वही रंध्रों को खुलने और बंद होने में मदद करता है, ठीक है। इसके बाद वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपयोगों को सुझाइए। कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ रही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमने अभी तुम लोगों को ग्लोबल वार्मिंग पढ़ाया था, है ना। ग्लोबल वार्मिंग में तुम लोगों को हमने बताया हुआ था छत में, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग हमने बताया था, उससे हमने तुम्हें क्या बताया था कि जो तुम्हारी ग्लोबल वार्मिंग होती है वो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि मनुष्यों की क्रियाकलापें इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं जिससे हमारा वातावरण दूषित हो रहा है। अत्यधिक मात्रा में वाहनों का चलना, ठीक है, गैसों का निकलना, धुआं का निकलना, जो वातावरण में जाकर ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेती है। इसके बाद सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है वातावरण में ही रह जाती है, वातावरण से निकल नहीं पाती है, जो वातावरण के तापमान को बढ़ाती है, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। इसी को हम ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। इससे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो भाई कंट्रोल करने का केवल एकमात्र उपाय है कि हम धुएं को ज़्यादा ना उत्पन्न करें, ठीक है। अर्थात सबसे पहले जंगलों में जो आग लगाई जाती है या पेड़ पौधों को जलाया जाता है, उससे हम उसको रोकें और धुआं रहित वाहनों का इस्तेमाल करें। जैसे अब सरकार ने एक गाड़ी भी लॉन्च की है ना, बैटरी वाली, है ना। उसमें एक तो उसमें 2 चीज़ें हैं। पहला, ध्वनि प्रदूषण नहीं होता, आपको पता नहीं चलेगी कि बगल से कब निकल गई, है ना। और ठोंक के अगर कोई कोने में भी घुस जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि हमको ठोका किसने और निकल कहाँ गया, है ना। पहली चीज, उसमें से ध्वनि प्रदूषण नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, उसमें से कार्बन नहीं निकल रहा है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारी क्या कर रही है? हमारे वातावरण को प्रदूषण से बचा रही है। पेड़ पौधों को अधिक मात्रा में लगाना चाहिए, क्यों? ताकि हमारा जो पेड़ पौधा है, आप लोगों को पता ही है कि पेड़ पौधे क्या करते हैं कि वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और अपने भोजन का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। तो अगर पेड़ पौधे ज़्यादा मात्रा में होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में होगी, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगेगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है मॉडल का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करो, ठीक है। वृक्क में किडनी में बताना है कि मूत्र निर्माण कैसे होता है, तो अभी बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। तो मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करने, तो भाई हमने बताया हुआ था क्लास में, ठीक है, कि इसमें अगर आएगा तो चित्र इस बार क्या कर दिया है इन्होंने डाल दिया है सचित्र वर्णन, ठीक है। तो देखो इसमें हमने क्या बताया हुआ था, तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हमने क्या पाई जाती है। अब उत्सर्जन तंत्र हमको बनाना है मानव का, ठीक है। इसका उत्सर्जन तंत्र मानव का, ठीक है। ये हो गई आपकी पेनिस, यहाँ पर लगी होती है आपकी कॉपर ग्लैंड्स, यहाँ पर आपकी लगी होती है टेस्टिस, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि हमारा यूरिन का निर्माण होता कैसे है। तो तुम लोगों को जब हमने उत्सर्जन तंत्र पढ़ाया था तो उत्सर्जन तंत्र में हमने तुम्हें बताया था
क्या बताया हुआ था इसका भी सही से पूरा फिगर बनाकर बता देंगे। ठीक है, तो शुरू से आता है कि हमारे बॉडी में जो अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक है, आपको पता है कि हम कोई भी मनुष्य अमोनिया को डायरेक्ट वातावरण से नहीं ले सकता है। ठीक है, कोई भी जीव अमोनिया को या कोई भी पौधा अमोनिया को डायरेक्ट वातावरण से नहीं ले सकता। मृदा में पाए जाने वाले जो जीवाणु होते हैं वो भी कौन से? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। कौन से? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, जिसको हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। ये क्या करते हैं? ये वातावरण में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल करके पौधों को देते हैं, जिससे पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं और बाद में इन्हीं पौधों से हमको वो अमोनिया प्राप्त होती है। जब अमोनिया हमारे शरीर में जाती है तो उस अमोनिया का हमारे शरीर में यूज क्या है? तो जैसे ही अमोनिया जाती है तो हमारे शरीर में पाया जाने वाला जो एक विशेष अंग होता है जिसको लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर। अगर बात आती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, अगर बात आती है कि हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण, यूरिन का नहीं, ध्यान रखिएगा, यूरिया अलग है, यूरिन अलग है। ठीक है, हमारे शरीर में 3 चीजें बनेंगी, पहली अमोनिया, दूसरी यूरिया, तीसरा यूरिक एसिड, यूरिक एसिड नहीं, यूरिन। ठीक है, पहला अमोनिया, दूसरा यूरिया, तीसरा यूरिन। ये 3 चीजें बनेंगी। सबसे पहले अमोनिया, जो हमारे शरीर के लिए बहुत घातक होती है। जो भी चीजें होती हैं जो हमारे शरीर के लिए घातक होती हैं उन्हें तुरंत शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, अर्थात न तो वो हमारे अंगों को क्षतिग्रस्त भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अमोनिया होती है वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होती है, सबसे ज्यादा पॉइजनस होती है। ठीक है, इसलिए उसे शरीर से तुरंत हटाना बहुत जरूरी है। इसीलिए लीवर क्या करता है? उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। कैसे? अमोनिया में अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व करके जो अमोनिया होती है उसको किसमें बदल देता है? यूरिया में। और जो यूरिया होती है वो अमोनिया से कम जहरीली होती है। जो यूरिया होती है वो अमोनिया से कम जहरीली होती है। और फिर इसके बाद इसको यूरिया को भेजा जाता है कहाँ पर? किडनी में। कहाँ पर? किडनी में। ठीक है, किडनी में भेजा जाता है जहां पर इसका फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है? जहां पर इसका फिल्ट्रेशन होता है। तो देखो बेटा थोड़ा बातें कम किया जाए क्योंकि समय कम है तुम लोगों के पास और रिवीजन बहुत करवाना। मैं सब बता दूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखो, एक एक टॉपिक क्लियर करने को हमें। ठीक है, एक एक टॉपिक क्लियर करने को। ठीक, अब इसके बाद क्या बना हमारा? यूरिया बना। क्या बना? यूरिया। ठीक है, अब जब यूरिया बना तो यूरिया में अगर हम बात करें तो जो अमोनिया थी वो टॉक्सिक थी हमारे शरीर के लिए। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि ऐसा हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र में हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पॉइजनस कौन होता है? आ गया उसमें अमोनिया, यूरिया, यूरिन, ठीक है, या तुम्हारा जल। तो क्या आएगा उसमें? अमोनिया। अब आता है हमारे शरीर में यूरिन का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? यूरिन का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? किडनी में। अब उसमें आ गया किडनी में, वुमेन कैप्सूल में, ठीक है, या कलेक्टिंग डक्ट में। तो आप किसमें लगाओ? है? बेटा ये ध्यान रखना, यही है तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये सारे के सारे ऑर्गन ही किडनी के हैं। ये सारे के सारे ऑर्गन ही किडनी के हैं। ठीक है, जिसको हम इन सबको अगर आपस में मिला दें तो इन सबको जब आपस में मिलाएंगे तो वो एक शब्द का निर्माण करता है जिसको कहते हैं नेफ्रॉन्स। हिंदी नेफ्रॉन्स।
उत्सर्जन नलिका, नेफ्रॉन्स। बात समझ में आई? तो जितने भी हमने नाम बोले किडनी के अंदर पाए जाते हैं, जिनको नेफ्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो नेफ्रॉन्स होता है, हमारी किडनी जो होती है दो भागों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी? कॉर्टेक्स और मेडुला। जो हमारी वुमेन कैप्सूल होती है, ये यहाँ पर तुम्हारी दो नलिकाएं होती है, ठीक है। अपरेंट और इपरेंट, यहाँ दो नलिकाएं होती हैं, जिसमें से एक शुद्ध हो जाता है, दूसरा अशुद्ध आता है, दूसरे से शुद्ध जाता है। और इसी वुमेन कैप्सूल में यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है। और ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि कौन हमारे यूरिया को यूरिन में परिवर्तित करता है, तो वुमेन कैप्सूल। अगर वुमेन कैप्सूल है तो, और नहीं है तो किडनी। ये जो क्वेश्चन वुमेन कैप्सूल हमने बोल दिया, ये इंटर वालों के पास आएगा, क्योंकि उन लोगों में तो है वुमेन कैप्सूल, लेकिन इतना वेल डेवलप नहीं है, लेकिन इंटर में बहुत ज्यादा डेवलप है, ठीक है। तो अगर वुमेन कैप्सूल नहीं है तो सीधे किडनी, ठीक है। यूरिया को यूरिन में बदलने की प्रक्रिया कौन करता है? किडनी। कौन करता है? किडनी। क्लियर हो गया? ठीक है। ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर तुम्हारी पाई जाती है क्या? 7 से 8 पिरामिड लाइक संरचना पाई जाती है। कैसी संरचना? पिरामिड के जैसी संरचना पाई जाती है, जो 7 से 8 होती है। और यहीं पर यूरिन का कलेक्शन होता है। ये सारे के सारे आपस में जाकर कहाँ मिल जाती है? पेल्विक में मिलती है। कहाँ पर? पेल्विस में। ये है तुम्हारा पेल्विस। क्या है? पेल्विस। जहाँ पर यूरिन को सारे तुम्हारी पिरामिड जाकर कहाँ होती है? पेल्विस में। पेल्विस से तुम्हारा जो यूरिन होता है, मूत्र होता है, वो कहाँ आएगा? यूरेटर में। कहाँ आएगा? यूरेटर। ये जो नलिका आप देख रहे हो, इसको कहते हैं यूरेटर। तो ये तुम्हारा आ गया कहाँ पर? यूरेटर में। ये यूरेटर जाकर खुलेगी कहाँ पर? यूरिनरी ब्लैडर में। ये देख रहा हूँ, मूत्राशय, हिंदी में इसको बोलते हैं मूत्राशय। तो यूरिनरी ब्लैडर में आकर क्या हो गया? यहाँ पर यूरिन इकट्ठा हो गया, ठीक है। और जैसे ही ये यूरिन इकट्ठा होगा, ठीक है, पूरी तरह से ये यूरिनरी ब्लैडर भर जाएगा, मूत्राशय भर जाएगा, तब इसको समय समय पर किसके द्वारा? मूत्र मार्ग के द्वारा इसको क्या कर दिया जाएगा? शरीर से बाहर कर दिया जाता है। और यहाँ से ये भी खत्म। उत्सर्जन तंत्र क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? पहला, अब देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से आते हैं। जो आते हैं उनको छोड़ते जाएंगे, जो नहीं आते हैं उनको हम पकड़ेंगे। और सबसे ज्यादा जो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपको बता दें। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे कहाँ से? जेनेटिक्स। दूसरा जो तुम्हारा बनेगा कौन सा? ऑरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति, सबसे लास्ट वाला नेशन, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा अगला प्रोसेस ऑफ लाइफ, ठीक है। और यहीं से तुम्हारे ऑब्जेक्टिव खत्म कर दो, ठीक है। इतने लेशन तुम्हें ऑब्जेक्टिव के लिए आने चाहिए। जेनेटिक में किसी को दिक्कत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन में फंस सकते हो तो ब्लड में, केवल ब्लड में वो फंसा देगा, ठीक है। ब्लड में कैसे फंसा देगा कि भाई ब्लड हमारे कई प्रोसेस से आता है, ठीक है। जो ब्लड होता है हमारा, ब्लड ABO और AB होता है, ABO और AB होता है, ठीक है भाई। इसने ये पूछा कि बताइए कौन सा ब्लड सर्वदाता है, आपने बता दिया। कौन सा ब्लड सर्वग्राही है, आपने बता दिया, ठीक है। अब उसने पूछा कौन किसको दे सकता है, ये भी बता दिया, सब बता दिया, ठीक है। लेकिन इसके बाद अब उसने रख दिया कि बताइए कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो किसने किसकी खोज की थी? ब्लड की खोज की थी, ठीक है। कब हुई थी? 1902 में की थी, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। इसके बाद तुम्हारा आ जाता है किसमें कि आ जाता है कि भाई अब बताइए, क्वेश्चन सुनिएगा। अब बताइए, कारगिल में कोई युद्ध कर रहा है, जिसका ब्लड हमारा कौन सा है? जिसका ब्लड हमारा पता नहीं है, जिसका ब्लड हमको पता नहीं है, वो कह रहा है कि उस व्यक्ति को सडन ब्लड की जरूरत है, बताओ कौन सा ब्लड देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कौन
सा ब्लड दिया जाएगा? ओ। क्यों? क्योंकि ओ एक ऐसा बंदा है जो किसी को भी ब्लड दे सकता है, किसी को भी। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन आ जाएगी, अगर वो पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर वो आपका सोल्जर निगेटिव है तो उसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन जाएगी, ओ ब्लड के लिए एंटीबॉडीज बन जाएंगी। लेकिन अगर दोबारा उसके साथ वही कंडीशन होती है और फिर उसको वही ब्लड दिया जाता है तो वो दोनों एंटीबॉडीज आपस में क्लॉट कर जाएंगी, तो वहाँ पाकिस्तान की गोलियों से तो बच जाएगा, लेकिन यहाँ खुद के खून से मर जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का ब्लड मिलकर क्या हो गया? क्लॉट कर गया। यहाँ हम बचा रहे थे, लेकिन एंटीबॉडीज बनने के कारण वो क्या हो गया? ब्लड क्लॉट कर गया, मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए, अगर किसी व्यक्ति को ए पॉजिटिव है और बी ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव का ब्लड दे दिया जाए तो क्या होगा? तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? एंटीबॉडीज बन जाएंगी। ठीक है, जेनेटिक का ऐसा कोई टॉपिक जो तुम लोगों को ना आता हो है, एक बार सरसरी दृष्टि से ले चले। हाँ? क्या? परागकोश और परागकण। चलो आ जाओ पॉलिनेशन में। ये क्वेश्चन जो तुम पूछ रही हो उसका सही क्वेश्चन है, परागण किसे कहते हैं? परागण के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन। तो पहले लेसन से ही उठाकर अब हम चल रहे हैं, बीच बीच के टॉपिक नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? परागण। परागण परागण क्या है? ठीक है, परागण है क्या? तो ध्यान रखिएगा, परागण है क्या? तो पराग कणों का, किसका? पराग कणों का। अब बात आती है पराग कण है क्या? ठीक है, शॉर्ट आंसर बनता है पराग कणों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो पराग कण है क्या? तो ध्यान रखिएगा, पराग कण जो पराग कोष में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? पराग कोष में। पराग कोष कहाँ पाए जाते हैं? तो एंथर में पाए जाते हैं। एंथर क्या है? तो यह नर जनन अंग है। एंथर क्या है? नर जनन अंग। तो पराग कोष क्या हुआ? नर जनन अंग हुआ कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा, पराग कोष। पराग कोष में तुम्हारी दो लेयर पाई जाती हैं। कितनी लेयर होती हैं? दो लेयर होती हैं। ठीक है, एक होती है इनर लेयर, एक होती है आउटर लेयर। इनर लेयर पतली होती है, आउटर लेयर खुरदरी होती है। उसमें कांटे के जैसी संरचना निकली रहती है, ऐसी। ठीक है, ऐसी पूरी बॉडी में ऐसी संरचना निकली रहती है। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा वो कह रहा है, ये संरचना निकल आई, इसी में तुम्हारा एक जनन अंग पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर दो कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है। जो बड़ी वाली है इसको हम कहते हैं कायिक कोशिका, और जो कायिक कोशिका होती है वो पराग नली का निर्माण करती है, अर्थात ये निकलेगी और जनन छिद्र से होते हुए क्या करेगी? ये नीचे की ओर कहाँ बढ़ती जाएगी? तो ये बढ़ेगी कहाँ पर? ओवरी के मुख तक। कहाँ तक? ओवरी के मुख तक, यहाँ। ठीक है, ओवरी के मुख तक आएगी। क्यों? क्योंकि हमारा कायिक कोशिका का काम ही है पराग नली को ओवरी के मुख तक लेकर आना। जनन कोशिका का काम क्या है? तो जैसे ही पराग नली का निर्माण होती है, ये जनन कोशिका नीचे आती है, और जैसे ही पराग नली में आती है तो यह परागकण, सॉरी, यह जनन कोशिका कितने भागों में डिवाइड हो जाती है? दो भागों में डिवाइड हो जाती है, जिसको अब हम क्या कहेंगे? युग्मक कहेंगे, नर जनन युग्मक। ये युग्मक का निर्माण कर लेते हैं, और ये पराग नली तुम्हारी कहाँ आएगी? कहाँ आएगी? ओवरी के मुख पर। ओवरी को कितने भागों में बांटा गया है? तो ध्यान रखिएगा, जब ओवरी आपको भूल जाए तो लड़कियों का केवल एक स्टाइल याद रखना है ना? जब ज्यादा मस्ती शादी ब्याह में होने लगती है ना, और लड़की अगर एक लड़की दूसरी लड़की से कहे, ठीक है, तो जिससे कह रहे हैं तो वो लड़की कहे, चल हट। ये लड़कियों की आदत होती है, चल हट, ज्यादा ना बतिया, है ना? तो देखो, लड़कियों ने कहा चल हट, ये हमारी बन गई, हो गई, बन गई। तो
ओवरी को बनाना है लड़कियों के स्टाइल से, लड़कियों के नखरों से। ठीक, याद रखना। हमने कहा चल हट, तो ये ओवरी तैयार, बक्के का मुंह बन गया, बन गया। अब ध्यान रखना, ओवरी को बांटा गया है 3 भागों में। ठीक है, जो ये खुला भाग देख रहे हो ना, है ना, ये कपिल वाला, है ना, तो ये जो खुला भाग देख रहे हो, तो ये खुला भाग आपका क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा माइक्रोपाइल। ठीक है, निभा, इसको कहेंगे चल आजा, चल आजा। और ये जो नीचे देख रहे हो गर्दन, इसको कहेंगे फ्यूनिकल। क्या कहेंगे? फ्यूनिकल। ठीक है, तो हमारे ओवरी को बांटा गया 3 भागों में, माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकल। तो ये जो पराग नली होती है, यह ओव्यूल्स के कहाँ आएगी? मुख तक, माइक्रोपाइल तक। कहाँ तक आएगी? माइक्रोपाइल तक। इसके बाद इसका काम खत्म, पराग नली का काम खत्म। तो आपको पता है, जब जिसका काम खत्म हो जाता है इस दुनिया का, इस संसार से, वह यहाँ से विदा लेकर चला भी जाता है ना? यही होता है कि नहीं भाई? हमारा भी समय आएगा, हम भी जब हाथ में लठिया पकड़ लेंगे, ठीक है, और झुक के चलने लगेंगे, तो ऊपर वाला कहेगा बस ज्यादा ना झुक, तब मेरे पास आ जाए, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ प्रोसेस खत्म। हमने शैशवावस्था देख लिया, हमने युवावस्था देख ली, हमने वृद्धावस्था देख ली। अब हमारी मृत्यु अवस्था देखने की बारी है। खटिया में लेटे हैं, राम राम जप रहे हैं, बस आने वाली है, लेकर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ प्रोसेस क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। तो इसकी भी लाइफ प्रोसेस कितनी थी कि पराग नली का निर्माण करना, पराग नली का निर्माण हुआ, तो पराग नली की लाइफ प्रोसेस कितनी कि केवल ये माइक्रोपाइल तक जाएगा, ओव्यूल्स के मुख तक, और इसके बाद ये भी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और जैसे ही ये समाप्त होगी, ठीक है, तो ये माइक्रोपाइल ओव्यूल्स के अंदर पहुंच जाएगा। ओव्यूल्स के अंदर तुम्हारी पाई जाती है कितनी? 8 कोशिका। कितनी? 8 कोशिका। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन फिर यहां से बना, ध्यान से सुनिएगा, बहुत माइनर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओव्यूल्स के अंदर कितनी कोशिका और कितने केंद्रक होते हैं? हाँ, देखो बताया, आया क्वेश्चन, है ना, बुद्धि। अच्छा, आया क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन का आंसर बताओ। 2 केंद्रक। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, 7 केंद्रक 8 कोशिका। 7 केंद्रक 8 कोशिका। देखो एक बुद्धिमान व्यक्ति और आए। हाँ, और हो गया? इधर वाले कुछ बोलेंगे? नहीं, चलो हम बताएं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपके ओवरी के अंदर कितनी कोशिका और कितने केंद्रक होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसमें होती है 7 कोशिका और 8 केंद्रक। 7 केंद्रक और 7 कोशिका और 8 केंद्रक। कितने? 7 कोशिका और 8 केंद्रक। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी के कोशिका कितनी है? 8। हमने क्या बोला? 7 कोशिका 8 केंद्रक। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में मिलकर एक कोशिका का निर्माण करती हैं। लेकिन यहाँ पर कितने होते हैं? कुछ 2 है, 2 न्यूक्लियस है यहाँ पर, है। और ये सब क्या है? सिंगल न्यूक्लियस, हैप्लॉइड है। ये क्या है? हैप्लॉइड है। और ये कैसा है? डिप्लॉइड है। तो कोशिका कितनी हुई? 3 3 6 और 1 7। केंद्रक कितने हैं? 3 3 6 2 8। तो ध्यान रखिएगा, ओवरी के अंदर 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। जिसमें 2 केंद्रक होते हैं उसको हम ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवीय केंद्रक। सैलेंसर, अरे इसमें थैंक यू सर। इधर तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है? 7 कोशिका और 8 केंद्र। क्लियर है? इसके बाद ये ओवरी के अंदर ओव्यूल्स,
आपके गैमीट पहुंच गए नर युग्मक। उनमें से ध्यान रखिएगा यहां से कई क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यहां से कितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे? परागण क्या है? दूसरा क्वेश्चन फर्टिलाइजेशन, निषेचन क्या है? निषेचन कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर? तो 2 प्रकार के। ठीक है, यहाँ दो निषेचन होंगे। ठीक है, एक कौन सा? एक होगा डबल फर्टिलाइजेशन, एक होगा ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ कई क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इसमें हमारे युग्मक कितने बने? युग्मक कितने यहाँ बने? यहाँ युग्मक कितने बने? 2। तो एक युग्मक, अब इनको भी देख लो, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एक्सेल। क्या कहते हैं? एग। इसको कहते हैं अंडकोशिका। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सहायक कोशिका। क्या कहते हैं? सहायक कोशिका। ठीक है, और इनको कहते हैं तीनों को एंटीपोडल। हिंदी में क्या कहते हैं? एंटीपोडल। और इसको क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियस, ध्रुवीय ध्रुवीय। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहां पर हमारा क्या होगा? ये जो एक्सेल है, जब इससे ये दोनों युग्मक आ गए तुम्हारे अंदर, तो एक युग्मक तुम्हारा मिल जाएगा इससे। तो इसके पास न्यूक्लियस कितने हुए? 2। तो ये क्या बना लेगा? जाइगोट। ये क्या बना लेगा? इसके पास कितने? 2n जहां होगा वो जाइगोट होगा। इसके पास केंद्र कितने? एक केंद्र के मिल जाएगा, कितने हो जाएंगे? 3। ये किसका निर्माण करेगा? इंडोस्पर्म। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 न्यूक्लियस हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ 2 हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं? तो ये भी क्वेश्चन तुम्हारा कई बार पूछा गया कि डबल और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन क्या, कहाँ होगा, किसमें होगा। अब आ जाओ परागण। तो भैया परागण देख लो, परागण है क्या? ठीक है, तो परागण हमारी अगर हम बात करें तो देखो, ये हमने बनाया क्या? पोस्ट। क्या बनाया? पोस्ट। अब ध्यान से देखना, ये हमने बनाया पुष्प। एक पुष्प ये बना दिया और दूसरा पुष्प हमने ये बनाया। ठीक है, दूसरा पुष्प हमने ये बनाया। जस्ट इमेजिन कि पुष्प ही है। ठीक है, क्योंकि पूरा बनाएंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा, जाने का नहीं, पढ़ाने का। ठीक है, तो ये हमने लो थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर दे, सुंदर लगेगा। ठीक है, ये बना दिया, ये आप पूरा ही बना दे। ये ठीक है, ये हमने बना दिया पोस्ट। अब ध्यान रखिएगा परागण किसे कहते हैं? तो परागण क्या है? तो पराग कणों का, किसका? पराग कणों का। पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाना, या एक पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का किसी भी माध्यम से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक, ये क्या है? वर्तिकाग्र तक जाने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। ठीक है, पराग कणों का, कहाँ? पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक जाना परागण कहलाता है। अब बात आती है परागण होते कितने प्रकार के हैं? तो परागण होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन सा? पहला स्वपरागण, दूसरा परपरागण। स्वपरागण हमें कौनों से मतलब नहीं है, हमें जो पसंद आई लई भगव। स्वपरागण, ठीक है, स्वपरागण इधर पहले मेरी बात सुनना, भूलोगे नहीं। ठीक है, हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें बगल वाली पसंद आई, हम उठा के भाग लिए। हमने क्या किया? हमने अपने हाथ से किया ना, तो स्वपरागण। लेकिन घर वाले जन्म पर घुसे ना देखे तो यहाँ मर गए, है कि नहीं? तो स्वपरागण क्या है? ध्यान से सुनना, जब एक ही पुष्प के परागकण उसी वर्तिकाग्र में चले जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? स्वपरागण। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ऐसे कई पुष्प होते हैं जो स्वपरागण करते हैं, जैसे मटर आपका स्वपरागण है, उसमें स्वपरागण होता है। और जितने भी स्वपरागण वाले होंगे उनको किन किन चीजों की जरूरत नहीं है? तो भैया देखो,
उनको बन ठन कर चलने की जरूरत नहीं। पहले बात सुनना, कॉन्सेप्ट सुनना। बन ठन कर चलने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें मतलब ही नहीं ना कोई हमको देखे। स्वपरागण वालों में जितने भी पुष्प होंगे वो ब्राइट कलर के नहीं होंगे, चमकदार नहीं होंगे, रंग बिरंगे नहीं होंगे, लाइट कलर के ही होंगे स्वपरागण वाले। इसके बाद उनमें खुशबू नहीं होगी, उन्हें स्प्रे डालने की जरूरत नहीं है कि कौन सुनने का क्या स्प्रे लगाए हैं। लेकिन जो स्वपरागण करते हैं ऐसे पुष्पों को भी नेक्टर की जरूरत नहीं, सुगंध की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भाई उन्हें जरूरत ही नहीं है ना कि कोई कीड़ा हमारे पास आए, हमारे परागकण को ले और हमारे वर्तिकाग्र में जाके रख दे। जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने परागकण अपने ही ऊपर डालेंगे, टेंशन न ले निकला। इसलिए उनको खुशबू की भी जरूरत नहीं है। तीसरी चीज क्या? हाँ, तीसरी चीज, ऐसे पुष्पों को नेक्टर की भी जरूरत नहीं है। मकरंद, जिसके लिए कीड़े मकोड़े पुष्प में जाते हैं, रस पान करते हैं कि नहीं? तो पुष्पों को, ऐसे पुष्पों को नेक्टर की भी जरूरत नहीं है, मकरंद की भी जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन बात समझ में आया कि स्वपरागण में क्या कहना चाहिए? पहला, ऐसे फ्लावर कलरलेस, मीन्स कलरलेस नहीं, ब्राइट कलर के नहीं होंगे, चमकदार नहीं होंगे, रंग बिरंगे नहीं होंगे। दूसरा, इनमें खुशबू नहीं पाई जाएगी। तीसरा, इनमें नेक्टर नहीं पाया जाएगा। ठीक है? मकरंद, ठीक है? इनको इन चीजों की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये अपना परागण स्वयं करते हैं, इसलिए इनको हम स्वपरागित कहते हैं। लेकिन परपरागण में आ जाओ, जो एक पुष्प के परागकण को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में ले जाते हैं। तो भैया देखो, हम तो परपरागण करके लाए हैं अपनी घरवाली को, हम तो परपरागण से लाए हैं, है ना? क्यों? इधर, हाँ, तभी हम यहाँ रह रहे हैं, नहीं तो माँ बाप पीछे लात मार के भगा दिए होते, है कि नहीं? हमको बेदखल कर दिए होते समाज से। अरे उससे बस नहीं, समाज हमको निकाल देता, कोई समाज से हम बाहर हो जाते। कोई भी ये ना कहता, कोई ये ना कहता कि ये प्रदीप सोनी है, पता है क्या कहता? ये दही भगो वाला। बस, लेकिन हमने जो ज्यादा लेट मत करो हंसने में, तुरंत हंसो शांत, ठीक है? नकली हंसाई जिसे कहते हैं, क्योंकि इस समय हंसने का ज्यादा समय नहीं है। दूसरी चीज, हम परपरागण करके लेकर आए तो कैसे? भाई हमको जरूरत पड़ती है किसकी? हमको जरूरत पड़ी किस चीज की? नहीं, हमको सबसे पहले जरूरत पड़ी एजेंट की जरूरत पड़ी, जो हमसे यार एक बिटिया बाला में है, एक बिटिया महोबा में है, एक बिटिया छतरपुर में है। अब हम लिए मोटरसाइकिल घूम रहे हैं, पसंद नहीं आए। अब वो बिटिया भी बन ठन के बैठ जाती है, गाना नहीं गाएगी, बन ठन कर बैठ जाती है, मेकअप लगाकर। क्यों? वो अपने आप को क्यों मेकअप लगाती है? हम इतना बन ठन कर क्यों जाते हैं? कि वो हमको देखे, हम उनको देखें, वो हमको पसंद कर ले, हम उनको पसंद कर ले, यही ना, है ना? अब देखना, पूरा टॉपिक जोड़ देंगे हम इसी से। ध्यान रखना, जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो दिमाग में रखो, एग्जाम के समय बहुत काम में आएगा। यहाँ पर एग्जाम में एक दिन में तुम लोगों को मैं मेंटल नहीं बना दूंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, केवल कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये समय केवल हंसी मजाक करके पढ़ने का है, जो हमारे दिमाग में रहे, ठीक है? यहाँ सीरियसली अगर मैं पढ़ाने लगूंगा तो तुम लोग बोरियत हो जाओगे, और बोरियत होने के बाद टॉपिक समझ में ही नहीं आएगा।
अरे ये बात समझ। तो अब इधर सुनो जितना मैं कह रहा हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, हमको एजेंट की जरूरत पड़ी जो हमको बताए कि यहाँ पर है। हम बंठन करके गए, स्प्रे मार के गए, वो भी बंठन कराई। एक घंटा ब्यूटी पार्लर में बिताई, वो भी स्प्रे मार कराई। 1 किलो मेकअप लगा के आई। क्यों? ताकि हम उनको पसंद करें, ताकि हम उनको क्या कर ले, पसंद करें। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। जो परपरागित पुष्प होंगे, ध्यान से सुनना, जो परपरागित पुष्प होंगे उनमें मेल फीमेल एक में ही हो सकते हैं। एक ही पुष्प में मेल और फीमेल हो सकते हैं, या तो पुष्प अलग अलग पौधे में हो सकते हैं। पहली चीज, एक में ही है तो वो स्वपरागण नहीं कर सकते। क्यों? हमारे घर में लड़कियां नहीं है क्या? क्या हम लोग शादी नहीं कर सकते क्या? लेकिन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो धर्म है वो इसकी शिक्षा नहीं देता या इसका आदेश नहीं देता है, नहीं देता ना। क्यों? आज हमारे घर में भी बिटियां हैं, जिसके घर की हम बिटिया लेकर आए हैं वो किसी की बहन नहीं थी क्या? नहीं ना। लेकिन ये हमारा क्या है, धर्म है। लेकिन ऐसे कई रीति रिवाज हैं जिनमें हम अपने ही परिवार की बिटिया को लेकर आ जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन हमारा धर्म ऐसा नहीं कहता। इसी तरह से अगर किसी पुष्प में परपरागण हो रहा है, उसमें मेल फीमेल एक में ही है, और ये सोचे कि मैं अपने ही परागकण इसमें डाल दूं तो ये परागित हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसके परागकण दूसरे पुष्प में ही जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, जाति समान हो। जरूरी है कि पापा ने मना किया कि बेटा अब कौन की बिटिया से शादी करके लाए, तो समझे रहे, जरूरी है। ठीक है भैया, हम कहीं बाहर गए, सोनी पसंद आई, हम शादी करके चले आए, 4 लाख मार के निकाल देंगे, जा अपन मन से करके लाए, नहीं करेंगे। होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमने घर वालों की परमिशन नहीं दी। होता है ना। सेम चीज यहां भी होगा, ये भी ध्यान रखिए। सेम चीज यहां भी होगा। ठीक है, यहां पर जाति नहीं चेंज होनी चाहिए, जाति सेम होनी चाहिए, और नहीं तो फिर उस पुष्प से आपको भरता मिलेगा। अब ये बताओ, टमाटर का परागकण जाके भांटा के ऊपर चला जाएगा तो फल कौन सा निकलेगा? टमाटर की भांटा निकलेगी, भरता झमके के बाद जरूरत। लेकिन ऐसा नहीं है, पौधों के अंदर भी सेंसिटिविटी होती है। ठीक है, जो ये पहचान लेते हैं कि हमारा परागकण है या नहीं। अगर हमारा है तब तो निषेचित हो जाएंगे, और अगर नहीं है तो वो उस परागकण को अपने ऊपर टिकने नहीं देंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो परपरागण क्या है? जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के, जाति सेम रहेगी, उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। ठीक है, दूसरा ध्यान रखिएगा, आता है कि परपरागण के लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले परपरागण में ध्यान रखिएगा, परपरागण में जो पुष्प होंगे, हमने क्या बताया, हम परपरागण से लेकर आए हैं। ठीक है, तो हम जब देखने गए थे तो बंठन कर गए थे। घर में जैसे लोअर और टी शर्ट में घूमते रहते हैं, उस तरह बंठन कर गए थे। तो ध्यान रखिएगा, परपरागण के लिए जो पुष्प होंगे वो ब्राइट कलर के होंगे, चमकदार। क्यों? कीड़े मकोड़े देखें और आकर्षित हो जाए, सबसे पहली चीज। ठीक है, तो आकर्षण के लिए आप लोग भी शादी ब्याह में जाते हो तो कहे इधर ऐसे चले जाते हो, जैसे अभी बैठे हो, बंठन के जाते हो, है ना। अब फिर है कि नहीं? नहीं है कि नहीं? क्यों? आप लोग वैसे ही हो जैसे रोज लगते हो, आप वैसे ही हो जैसे रोज लगते हो, लेकिन उस समय खास क्या है? आपके कपड़े जो आपको और खूबसूरत बना रहे हैं। ठीक है, तो ब्राइट कलर में कीड़े मकोड़े और आते हैं। तो सबसे पहले परपरागण में पुष्प कैसे होने चाहिए? ब्राइट कलर के होते हैं। दूसरा, उनमें सुगंध होती है, जो परपरागण वाले होंगे सुगंध होंगे। इसीलिए जो रात में रात रानी किसको कहते हैं? रात रानी
इधर रात रानी, आप देखो कहीं से निकल जाओ रात रानी लगी हो, क्या खुशबू मारती है, लेकिन धोखे से चले जाओ कि यार यहाँ रात रानी लगी है, चलो इसको जड़ से उखाड़ लेते हैं, वहीं तुम्हें डस लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर सांप और बिच्छू ज्यादा रहते हैं। क्यों? उनकी खुशबू की वजह से वो उसका पीछे करते करते वहां तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो सांप और बिच्छू के नीचे क्यों बहुत पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। पर परागण वाले पुष्पों में क्या पाया जाएगा? सुगंध होगी। दूसरा, उनमें नेक्टर भी होगा। क्यों? क्यों? एजेंट के लिए। आइए, अब जैसे हम लोग जाते हैं, ठीक है, हम लोग जाते हैं तो हम लोग जब जाकर बैठते हैं तो तुरंत हमारे लिए नेक्टर आ जाता है। नेक्टर में क्या क्या आता है? बिस्किट होगी, नमकीन होगी, काजू होगा, किशमिश होगा, चाय होगी, ठंडा होगा, गर्मी है तो लस्सी भी होगी, है कि नहीं? ये हमारा नेक्टर है, ये हमारा, ताकि हम जाकर कहें कि यार खाना पीना अच्छा करवाया। लेकिन पुष्पों में नेक्टर क्या है? पुष्पों में ये नाश्ता क्या है? तो वो है नेक्टर, इनका मकरंद। जो पौधों उसके लिए कीड़े मकोड़े आते हैं, उस पर बैठते हैं, और जैसे ही बैठते हैं तो इसके परागकण क्या होते हैं? उसके परागकण कीड़े के ऊपर चिपक जाते हैं, और जैसे ये कीड़ों के ऊपर चिपकते हैं और यही कीड़ा जाकर दूसरे पुष्प में नेक्टर लेता है तो उसमें लगे हुए परागकण उसमें झड़ जाते हैं और परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन, ये निषेचन हो गया, निषेचन आ गया समझ में? परागण कितना हुआ? परागण कितने प्रकार का होता है? कौन सा? स्वपरागण और परागण। अच्छा, अब इसके बाद स्वपरागण क्या है? जो एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प के परागण में चले जाए। पर परागण जब एक पुष्प के परागण ठीक है, क्या कहते हैं? पर परागण। इसके बाद आता है परागण के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन बताइए। 7 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। 7 नंबर का, ठीक है, पहला आएगा परागण बताइए, परागण के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन बताइए। ठीक है, तो परागण क्या है वो हमने बता दिया, परागण के बाद पुष्प में परिवर्तन बताइए। तो देखिए भैया, अब इधर सबसे पहले आता है कैलेक्स, वाह दलपुंज। ठीक है, इसको कहते हैं क्या? वाह दलपुंज। इसको कहते हैं दलपुंज, इसको कहते हैं उमंग, और इसको कहते हैं जायांग। इंग्लिश में बोले कैलिक्स, कैरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और बन गया, कंप्लीट फ्लावर क्या है? संपूर्ण पुष्प किसे कहते हैं? तो जिसमें कैलिक्स, कैरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, जिसमें वाह दलपुंज, उमंग और जायांग चारों एक ही पुष्प में पाया जाता है, उसे कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। और जिनमें इन दो में से कोई एक एब्सेंट हो उसको इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज इधर पर देखो, तो ये आता है तुम्हारा सबसे पहला वाह दलपुंज। ठीक है, वाह दलपुंज क्या है? तो जो पुष्प के नीचे, कहाँ पर? पुष्प के नीचे, देखते हो ना, हरा हरा सा लगा रहता है इसी तरह का, है ना? तो पुष्प के नीचे जो वाह दलपुंज होता है वो किसी में लंबे समय तक लगा रहता है। जैसे मिर्च में आप देख लो, भांटा में देख लो, टमाटर में देख लो, लगा रहता है ना लंबे समय तक, जब हम नोचेंगे तब निकलेगा, है ना? उसको कहते हैं चिर लग्न। तो किसी में वाह दलपुंज लंबे समय तक लगा रहता है, ठीक, और किसी में सूखकर। इसके बाद आता है उमंग, बात बंद। उमंग हमारे कैसे थे? रंगीन थे ना, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए कलरफुल थे ना। है, परागण हो गया, शादी ब्याह कराए हो, अब किसकी जरूरत है? जरूरत है क्या इन कपड़ों? नहीं ना, तो उतार के फेंको, फिर अपने पोशाक में आ जाओ। तो ये भी परागण के बाद इसमें परागण हो गया, परागण के बाद अब इनकी जरूरत नहीं होती है, ये भी सूखकर। उमंग का काम क्या है? तो उमंग का काम था परागकणों का निर्माण करना। निर्माण हो गया है, परागण हो गया, अब इनकी जरूरत बची क्या? नहीं ना, तो ये भी सूखकर।
वर्तिकाग्र का काम था परागकण को बैठाना कि आओ बैठ जाओ, लेकिन निषेचन हो गया ना। अब इसका काम बचा क्या? नहीं ना। शुक्र स्टाइल का काम था परागनली का निर्माण करना। परागनली निर्माण हो चुकी है ना, तो अब इसका भी काम खत्म। ये भी शुक्र चढ़ जाए। बची आपकी जयांग। जो जयांग होता है यह बदल जाता है एक परिपक्व फ्रूट में। किसमें? फ्रूट में, फल में बदल जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो बात इसको और इसको ध्यान रखना। यह चिर लग्न होता है, लंबे समय तक लगा रहता है किसी किसी में, और किसी किसी में सूख कर झड़ जाता है। और जो जयांग होता है वो निषेचन के बाद एक पूर्ण फल का निर्माण कर लेता है, जिससे परागण यहाँ से ठीक है। इसके बाद तुम्हारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हेड। सारे अभी लॉन्ग क्वेश्चन है, क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान रखना। अभी तक जितना भी चल रहा था सारे लॉन्ग चल रहे थे, और इन्हीं के अंदर से शॉर्ट आ रहा है। हमारे के क्वेश्चन को बताता भी जा रहा हूँ कि शॉर्ट कैसे बनेंगे। ठीक है, तो अब इसमें से जैसे पूछ लिया गया भैया ये बताओ जयांग किसमें, निषेचन के बाद जयांग किसमें बदल जाती है? तो किसमें? फल में, परिपक्व फल में, मैच्योर फ्रूट में। जो आप लोग फल खाते हो ना, फल वो क्या है? जयांग है। क्या है? जैसे अमरूद देखो आप, अमरूद देखो तो पहले फूल निकलेगा और नीचे से गठिया निकल आएगी उसकी। अब वो गठिया फोड़े के जैसे फूलती जाएगी, अब बाद में जब पक जाएगी तो टपक जाएगी, है ना? जैसे आपकी कुड़िया टपक जाती है, इसी तरह से पकने के बाद वो भी टपक जाएगी। अब बाद में आप कहोगे बड़ी पकी हुई है, उसको खा लो, है कि नहीं? तो नीचे से गांठ निकली ना, तो नीचे फूल के नीचे क्या पाई जा रही है? जयांग। निषेचन के बाद यही फूलती है और एक परिपक्व फल का निर्माण। क्लियर? इतना क्लियर हो गया। अगला टॉपिक आ रहा है तुम्हारा क्या? हृदय। कौन सा? हृदय का जो क्वेश्चन है, हृदय कई प्रकार से पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। जो हृदय होता है, पहला क्वेश्चन हृदय का अगर क्वेश्चन पूछा गया तो हमारे शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जो हमारे शरीर में रुधिर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है? कौन? हृदय। मनुष्य के शरीर का पंपिंग सेट किसको कहते हैं? हृदय को। किसको कहते हैं? हृदय। शुद्ध और अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों और शरीर तक लाने और ले जाने का काम किसके द्वारा होता है? हृदय के द्वारा। ठीक है, कि धमनी और शिरा के द्वारा? किसके द्वारा? केवल हृदय क्या करेगा? हृदय इकट्ठा करेगा, अब फिर धमनी और शिरा को दे देगा, जाओ लेकर जाओ। तो धमनी और शिरा लेकर जाएंगे कि हृदय एक के पास जाइए, सेल के पास जाइए, लेता हूँ ले ले, लेता हूँ ले ले, लेता हूँ ले ले। आए डांस नहीं कर रहा है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं हृदय के बारे में कि हृदय हमारे शरीर के किस भाग में पाया जाता है। तो जब भूल जाना तो ध्यान रखना, सिर वक्ष उदर। ठीक है, सिर वक्ष उदर। तो जो हमारा हृदय होता है हमारे शरीर के वक्ष भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? किस पोजीशन का होता है? तो बीच में होता है, वक्ष भाग में, दोनों फेफड़ों के बीच में, और कुछ दाईं ओर झुका हुआ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हृदय कितने भागों से मिलकर बना होता है? जबड़ा मारेंगे दो भागों से, दायां और बायां भाग, दायां और बायां भाग, दायां और बायां भाग। हृदय दो भागों से मिलकर बना है, दायां और बायां भाग। हृदय को दो भागों में बांटा गया, ठीक है, अलिंद और निलय। हृदय को दो भागों में बांटा गया है, अलिंद और निलय। इसके कितने चैम्बर होते हैं? कश होते हैं? तो चार। कितने? चार। दो अलिंद और अच्छा, अगर फिर चिल्लाए। अच्छा, दोनों अलिंद को अलग करने का काम, दोनों अलिंद
क्वेश्चन हो जाने दो। अरे क्वेश्चन हो जाने दो। अरे क्वेश्चन हो जाने दो यार। पता है कि तैयारी पूरी तरह से है, लेकिन यहाँ पर तुम लोग बैठे हो, है ना, मुझे लगता है 30-40 लोग तो होंगे, 20-30 तो होंगे ही, 80-90 लोग हैं, है ना। इधर नहीं, ज्यादा पढ़े नहीं, है ना, मुझे लगता है 20-30 तो होंगे, 25 के ऊपर ही है। ठीक है, इतना टाइम पहले इधर सुनो। यहाँ पर केवल तुम लोग बैठे हो तो केवल तुम्हारे अंदर एक डर है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमने बहुत तगड़े से तुम लोगों को याद करवा रखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा डर है जो इस बार सिस्टम चेंज कर रखा है ना, 20 ऑब्जेक्टिव वाला। लेकिन ये हम बता दें कि तुम लोगों को उसमें भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बस हमने जो बताया कि जब डर लगे आंखें बंद करो और उन समय को याद करो जिसमें आपने हमारी क्लास में एंजॉय किया है, या जो क्लास आपको बहुत अच्छी लगी, और अपने दिमाग की टेंशन को गायब करो, क्योंकि चिंता और चिता केवल बिंदी का फर्क होता है। चिंता मत करो, चिता में कभी नहीं जाओगे, पेपर खराब नहीं होगा। अगर आपको डर लगे तो केवल अपने दिमाग को रीड मत करने दो, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है वो बहुत जल्दी निगेटिविटी को रीड कर लेता है। इसलिए अपने दिमाग को ये रीड मत करने दो कि आज तुम डरे हुए हो। अगर आपका दिमाग ये रीड कर ले गया, जैसे आप लोग गेम खेलते हो ना, गेम मोबाइल में गेम खेलते हो, स्टेज में फंस जाते हो, एक बार खेलते हो, 2 बार खेलते हो, और क्या कहते हो यार नहीं हो पाएगा, तीसरी बार खेलते हो और फिर आप कहते हो यार फिर हार गए, अब नहीं खेलना, बंद करके रख देते हो। लेकिन थोड़ी देर बाद मोबाइल उठाते हो और क्या कहते हो, देखते हैं साला होता कैसे नहीं, और इतना बार आप कहते हो कि आपके ब्रेन ने रीड कर लिया कि यार अब ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है, अब इस गेम को ये निकाल ले जाएगा, और अगले ही क्षण आप उस गेम से बाहर हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग रीड कर रहा था आपको। इसलिए कभी भी एग्जाम में अगर डर लगे तो अपने दिमाग को रीड मत करने दो, टेंशन फ्री होकर एग्जाम देने जाओ। ठीक है, एग्जाम देते समय अपने साथ नोट्स मत लेकर जाना, नोट्स लेकर मत जाना। क्यों? क्योंकि नोट्स लेकर जाओगे तो नोट्स खोलोगे जरूर, और जब नोट्स खोलोगे तो तुम्हें लगेगा यार अभी मुझे ये क्वेश्चन नहीं यार, मुझे ये क्वेश्चन नहीं यार, मुझे ये, और वहीं पर तुम्हें टेंशन होने लगेगी, शायद यही आ गया, शायद यही आ गया, वो टेंशन होने लगेगी और पेपर डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए नोट्स लेकर जाओगे नहीं, टेंशन होगी नहीं, देखना है नहीं, पढ़ना है नहीं, एग्जाम देकर आना है, और खुश होकर जाओगे, खुश होकर चले आओगे। किताब लेकर जाओगे, पलटोगे पेज तो उतनी ही तुम्हें टेंशन होगी, इसलिए किताब लेकर जाने। ठीक है, अरे हम कहते हैं 10 दिन पहले बंद कर दो। अब इधर चलो, अब अगला सुनो, अगला क्वेश्चन हृदय का। हृदय के आलिंद भाग को अलग करने का काम कपाट नहीं, वो वाल्व हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना, गलत हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारा आलिंद और निलय को अलग करने का काम, आलिंद और निलय को इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, आलिंद निलय कपाट, आलिंद निलय कपाट। अच्छा, अगला क्वेश्चन, हृदय के किस भाग में, हृदय के किस भाग में अशुद्ध रुधिर पाया जाता है? अशुद्ध, अशुद्ध हमने क्या बताया था याद रखने के लिए? राइट ऑलवेज रॉन्ग एंड रॉन्ग ऑलवेज राइट। बताया था यस सर कि राइट ऑलवेज रॉन्ग एंड रॉन्ग ऑलवेज राइट। क्यों भूल गए? राइट साइड रॉन्ग ब्लड, ये ध्यान रखना, राइट साइड रॉन्ग ब्लड एंड रॉन्ग साइड राइट ब्लड। ठीक है, तो हृदय के किस भाग में अशुद्ध रुधिर होता है? राइट साइड। और किस साइड शुद्ध ब्लड होता है? लेफ्ट साइड। अच्छा, राइट साइड कैसा ब्लड होता है? कैसा? कैसा? हीम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड।
हीमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा। अच्छा, और दाएं बाएं साइड ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम बात करें कि हृदय में जो फेफड़ों में जो अशुद्ध रुधिर लेकर आने का काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? फुसफुस धमनी। मजा आ गया, मजा आ गया। हमने क्या बताया था कि हमारे शरीर में 4 वेन्स आप पढ़ोगे, धमनी 2, एक धमनी एक सिरा, एक पल्मोनरी धमनी एक पल्मोनरी सिरा बताया था हमने। धमनी और सिरा में बताया था कि ये हमारे शरीर हृदय के मीन्स ऊपरी हिस्से निचले हिस्से में होंगे, ठीक है, जो हृदय से अटैच होंगे। हृदय से अटैच है और हमारे शरीर में ब्लड जा रहा है, ब्लड आ रहा है, तो ये धमनी और सिरा है। लेकिन हृदय से जो हमारे फेफड़ों में रुधिर भेज रहा है, रुधिर लेकर आ रहा है, तो यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, धमनी पल्मोनरी होंगी यहाँ पर। तो हमारे शरीर में शुद्ध रुधिर पहुंचा रहा है तो कौन? धमनी। हमारे शरीर में अशुद्ध रुधिर को लेकर आ रहा है कौन? सिरा। कौन? सिरा। अगर बात करते हैं, ध्यान से सुनना, हृदय से बॉडी में रुधिर लेकर जा रहा है तो कौन? धमनी, ठीक है, और बॉडी से अशुद्ध रुधिर लेकर आ रहा है सिरा। अगर अब यहाँ से कहते हैं हृदय से फेफड़ों में रुधिर जा रहा है तो धमनी का ही है ना, शुद्ध रुधिर लेकर, तो पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रुधिर लेकर जाएगी फेफड़ों में। अपोजिट करना है, धमनी शुद्ध लेकर जा रही है लेकिन हृदय से फेफड़ों में कैसा ब्लड जाएगा? तो कौन लेकर जाएगा? पल्मोनरी धमनी, फुसफुस धमनी। अब इसके बाद कहता है कि शुद्ध रुधिर को फेफड़ों से हृदय में लाने का काम किसका होता है? पल्मोनरी सिरा। लेकिन सिरा की बात करें तो सिरा शरीर से अशुद्ध रुधिर को लेकर आ रहा था, लेकिन फेफड़े से कैसा लाएगा? लेकिन कौन सा होगा? फुसफुस सिरा। यही क्वेश्चन बन जाता है किसका? देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। यही क्वेश्चन बन जाता है कि पल्मोनरी धमनी और सिरा में अंतर बताइए। यहीं से क्वेश्चन बन गया, अब आ गया फिर। तो ध्यान रखिएगा, जो धमनी होती है, एक चीज और बता दें, इधर एक चीज तुम लोगों को और बता दें, जो धमनी होती है, धमनी ये हो गया हृदय। हृदय से रुधिर ऊपर जा रहा है ना बॉडी में, हृदय से रुधिर बॉडी में जा रहा है ना। है, अब ये बताओ, हम कहते हैं तुमको हमने 10 किलो चावल दिया और कहा सीढ़ियों से ऊपर ले जाओ, ठीक है, सीढ़ियों से ऊपर ले जाओ, या हमने कहा तुम खपरी में रखो, खपरी पहाड़ के ऊपर पहुंचाओ, ठीक है। अब ये बताओ 10 किलो धर लिया, अब मैं कहता जा रहा हूँ नीचे नहीं करनी चाहिए, बड़ी दिक्कत होगी कि नहीं? तो यहाँ से जब रुधिर ऊपर जाता है तो इसमें दिक्कत होगी कि नहीं होगी? इसमें दबाव ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। जब ज्यादा दबाव होगा, ध्यान रखिएगा, जब ज्यादा दबाव होगा जिसके कारण धमनी की जो हमारी वाल होगी, भित्ति होगी, वो मोटी होगी। क्या होती है? मोटी। जो धमनी की भित्ति होती है वो क्या होती है? क्यों? क्योंकि इसमें जो रुधिर बहता है, ध्यान से सुन लो, जो धमनी होती है उसमें जो रुधिर बहता है अधिक दाब के साथ बहता है, इसलिए धमनी की जो भित्ति होती है वो मोटी है। लेकिन अब फिर मैं कह रहा हूँ, खतरी पहाड़ के ऊपर से 10 किलो चावल लेकर अब तुम्हें नीचे आना है ना, 15 मिनट में नीचे खड़े, अब उसे जेवला में खड़े, ऊपर ले जाने में दिक्कत रही है, नीचे ले जाने में भटके से आ गए। क्यों? क्योंकि अब प्रेशर नहीं लग रहा है, बिना दबाव के बह रहे हैं, है कि नहीं? है ना। अभी हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, हमको वहां अपना बैलेंस बनाना पड़ रहा था। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की आ रहे हैं तो हमें खुद खींचा जा रहा है नीचे की ओर, तो धड़धड़ाते चले आए, है ना। तो अब हमारा जो रुधिर है वो बॉडी से कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है,
और बॉडी से नीचे आ रहा है तो क्या अब दबाव की जरूरत है ना? तो सिरा में जो वाल होती है वो कैसी होती है? पतली। लेकिन धमनी में पहला अंतर, ठीक है। जो धमनी में हमारी धमनी होती है वो बहने वाला जो रुधिर होता है दबाव के साथ बहता है, जिसके कारण धमनी की भित्ति मोटी होती है लेकिन सिरा की भित्ति पतली होती है। दूसरा, धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है और सिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है। तीसरा, पल्मोनरी धमनी में जो अशुद्ध रुधिर होता है वो हृदय से फेफड़ों में जाता है। तीसरा क्या कि सिरा में जो रुधिर बहता है वो अशुद्ध होता है, लेकिन जो पल्मोनरी शिरा होता है उसमें शुद्ध रुधिर बहता है जो फेफड़े से हृदय में। जो फुसफुस धमनी होती है बता चुका हूँ कि हृदय से फेफड़े में रुधिर लेकर जाएगी अशुद्ध, सिरा पल्मोनरी सिरा को शुद्ध लेकर जाएगी। क्लियर? इतने टॉपिक क्लियर? अब बताओ आज के इन टॉपिक्स में किसको प्रॉब्लम है? नहीं है? बस एक मतलब कैसे बनाते हैं ये हम बता कल अभी आना है, कल आना है, कल 26 है, संडे आना है। और इधर सुबह कर ले, मैं सुबह कर दे सेम टाइम कर दे, सेम टाइम बुला सेम टाइम, ठीक है। और जिसको आना है लास्ट क्लास है, और जिसको आना कल पूरी बायोलॉजी होगी, जितना रह गया है इसके बाद पूरी होगी। इसके बाद मेरी क्लास मुझे भी अब एनर्जी चाहिए, इंटर की क्लास है, अभी नई क्लास चालू हुई है, 2 दिन